हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति ऑलमोस्ट कवर है, जिसकी थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों आपको करा दिए गए हैं। अगर वीडियो वो भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और बिहार स्पेशल जो क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करे थे, उनका अलग से वीडियो है एमसीक्यूज के साथ, तो वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और बने रहे वीडियो के अंत तक। इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर आपको सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको बिहार भर्ती बोर्ड में जो बिहार बोर्ड एग्जाम की बुक्स है, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ अपलोडेड है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे। इसका आपको कोई भी चार्जेस देना तो होता नहीं है, तो एटलीस्ट लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग। एंड जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अगर मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफ़ी किफ़ायती फी में। तो आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक से जुड़िए, अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए। ये कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद में भी यूज़ किया है इसको, तो बहुत ही अच्छा है कंटेंट यहाँ पर। तो ज़रूर टेक्स्ट बुक से जुड़िए। एंड इसमें भी है ना, इस बार आप टेक्स्ट बुक पास, पहले तो टेक्स्ट बुक पास होता था, बट इस बार टेक्स्ट बुक पास प्रो आया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा। पास में तो आपको ओनली 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपके 700 प्लस एग्जाम को कवर करेंगे। बट पास प्रो में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 700 एग्जाम को जो वो कवर करेंगे। अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेंगे, जिनको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं कितने भी बार। अनलिमिटेड प्रो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहा जाता है, और लाइव टेस्ट मिलेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बेनिफिट ज़्यादा है। और डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, JJPO2I, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। एंड जो स्टूडेंट स्क्रैच से बिहार शिक्षक भर्ती की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट कवर कराया जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी कवर्ड है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए, पीडीएफ को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। 1857 रिवोल्ट भी कंप्लीट है, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इसके बाद आपको जो SCERT की बुक्स बिहार बोर्ड एग्जाम में लगती है, उनकी थ्योरी कवर कराएंगे, जो जिनके MCQ भी साथ में रहेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और जिन जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो शुरू करते हैं वीडियो। लॉर्ड डलहौजी को जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय रेल का जनक भी कहते हैं। भारतीय डाक सेवा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। 1853 में मुंबई टू ठाणे स्टार्ट करते हैं, पहली रेल जो चली थी। इंजीनियरिंग सेवा को भी लेके आए थे, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। इनको मायो डलहौजी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कृषि, शिक्षा, न्यायिक सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण की PWD इसकी भी स्थापना करते हैं, इनके लिए वो कदम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डूरंड आयोग की स्थापना डूरंड रेखा को परिभाषित करने के लिए की गई थी, जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र को परिभाषित करती है। उस समय जो गवर्नर जनरल था और वायसराय था, वो कौन था। तो डूरंड आयोग की स्थापना के समय जो वायसराय था वो थे लॉर्ड लैंसडाउन।
क्योंकि डूरंड आयोग की स्थापना क्यों की जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बाउंड्री लाइन है उनको अलग करने के लिए की जाती है। तो डूरंड आयोग की स्थापना 1913 में की गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को परिभाषित करना, यानी कि अलग अलग करना, बाउंड्री लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो नमक का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी करते हैं। असहयोग आंदोलन के टाइम पे गांधी जी जो दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं नमक का कानून तोड़कर, तो जो मद्रास से नमक का कानून तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं श्री राजगोपालाचार्य। राजेंद्र प्रसाद संसद के स्थायी अध्यक्ष बने थे सबसे पहले, ये भी याद कर सकते हैं, प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये। क्वेश्चन नंबर 4, गर्मियों के मौसम में कलकत्ता से पूरी सरकार को शिमला स्थानांतरित करने की प्रथा शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो जो कैपिटल को क्या करता था कि गर्मियों की वजह से शिमला में कर देता था कलकत्ता से, तो वो थे जॉन लॉरेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं ऐड की। क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की? तो पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा कौन स्टार्ट करता है? लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था ऑप्शन में। 1852 में डलहौजी ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की कलकत्ता से आगरा तक। पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में 800 मील की दूरी तय करते हुए खोली गई थी। लॉरेंस ने सर जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। 1865 में उनके द्वारा भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर हो गया डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान एसवी सिन्हा को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बिहार का राज्यपाल। यह क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, तो इसको भी याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें थ्योरी ऐड नहीं किया। एसवी सिन्हा को राज्यपाल बनाया गया था बिहार का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है। स्वराज पार्टी का गठन लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ। हिंदू महासभा की स्थापना होर्डिंग सेकंड के कार्यकाल के दौरान हुई। 1917 में तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग का शुभारंभ यानी कि शुरू करते हैं। सर जॉन लॉरेंस पंजाब के उद्धारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन होता है रीडिंग के टाइम पे, ये पॉइंट भी सही है। हिंदू महासभा लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के दौरान होती है। होम रूल लीग जो बनती है 1917 में, नहीं बनने के बजाय 1916 में बनाई जाती है होम रूल लीग, जो एनी बेसेंट और भीमराव अंबेडकर बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं। एनी बेसेंट तो ऑल इंडिया से स्टार्ट करती है, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है वो मद्रास यानी कि मुंबई से स्टार्ट करते हैं। तो 1917 में एनी बेसेंट होम रूल लीग का आंदोलन शुरू किया। ये पॉइंट गलत है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तिलक अप्रैल 16 में पुणे में इंडियन होम रूल लीग का शुभारंभ करते हैं। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में शुरुआत करती है। स्टार्ट तो मद्रास से करती है, इस लाइन से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग होती है मद्रास से, क्योंकि जो तिलक हैं वो करते हैं। बट एनी बेसेंट का जो प्लान होता है वो ऑल इंडिया में होता है, बट तिलक का होता है मद्रास में। तो ये पॉइंट अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। काकोरी ट्रेन 1925, ये सही है, आई गेस 9 फेब 1925 को होती है। नेहरू संविधान लॉर्ड इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगडन, ये नहीं होता, ये ऑप्शन रॉन्ग है। CR फॉर्मूला सी राजगोपालाचार्य 1945 में आते हैं वेवेल प्लान के साथ, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। राजगोपालाचार्य फॉर्मूले की मूल अवधारणा उन मतभेदों को हल करना था जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो राष्ट्र सिद्धांत अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारों के कारण उत्पन्न हुए, यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो अलग अलग थी। CR फॉर्मूला में जो बात करते हैं तो वो उन्हीं को एक करने के लिए, हल करने के लिए CR फॉर्मूला आता है, इसको सी राजगोपालाचार्य लेके आता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1901 से लेकर 1947 का
जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का उसमें कवर है थ्योरी, तो वहां से आप एक बार कवर कर लीजिएगा, नहीं देखा हो तो। ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल कब आते हैं? तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में आते हैं गवर्नर जनरल, जिसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, यानी कि जीजी को डबल जी में चेंज कर देते हैं, गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नोमित किया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हैंगस्टन। रेगुलेटिंग एक्ट जून 1773 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया। फोर्ट विलियम कलकत्ता, यानी कि फोर्ट विलियम जो फोर्ट है, प्रेसिडेंसी में 4 पार्षदों के साथ गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए प्रदान किए गए अधिनियम को संयुक्त रूप से काउंसिल में गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड वॉरेन हैंगस्टन पहले गवर्नर जनरल थे और इनके ऊपर एक पॉइंट याद रखना, सबसे पहले जो महाअभियोग आता है वो भी इन्हीं के ऊपर लगता है, वॉरेन हैंगस्टन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, किसे भारत में सिविल सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो सिविल सेवाओं के जो पिता हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, डलहौजी सिविल सेवा को स्टार्ट करते हैं बट कॉर्नवालिस इसमें सुधार करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर स्टार्ट पूछा जाता है तो आएगा डलहौजी, बट जो उसमें सुधार करते हैं, जो उनके फादर होते हैं, जितने भी एक्ट इस पे लेके आते हैं वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हैंगस्टन ने सिविल सेवा की नींव रखी, बट इसकी जो नींव रखते हैं वो रखते हैं वॉरेन हैंगस्टन। डलहौजी इस पे बात करते हैं, वॉरेन हैंगस्टन। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ही सिविल सेवा की बात की जाती है, मतलब कि एक्ट के रूप में जो होता है ना वो वॉरेन हैंगस्टन लेके आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे सुधार, आधुनिकरण, तर्कसंगत बनाए, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। और इंडियन सिविल सेवा का जनक होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बॉम्ब क्वेश्चन है ये। इंडियन सिविल सेवा के जनक कौन है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए जो लवासना यूनिवर्सिटी है वो इनके उस पे है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना की? तो पीडब्ल्यूडी को बनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये मैंने बताया था आपको। लॉर्ड डलहौजी से पहले सैन्य बोर्ड निर्माण के प्रभारी थे, इसलिए सैन्य बोर्ड द्वारा नागरिक कार्यों को पूरी तरह से उपेक्षित किया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दासता को समाप्त किया? दासता होता है गुलामी, तो ये करते हैं लॉर्ड एलनबरो। भारतीय दासता एक्ट 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत में पारित एक अधिनियम था, जिसमें गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को खारिज किया गया। लॉर्ड एलनबरो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो गुलामी को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में नोमित किया गया ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल नोमित किया था वो थे लॉर्ड हैंगस्टन, यानी कि वॉरेन हैंगस्टन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नोमित थे। ये पहले गवर्नर जनरल वही बने थे। किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजों को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया? भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को कौन बनाता है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक निचली अदालत में कार्रवाई के लिए फारसी और वर्नाकुलर भाषा बनाई। सुप्रीम कोर्ट कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा बनाया। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लेके आते हैं सती प्रथा 1829 में। इनका जो सपोर्ट करते हैं वो करते हैं राजा राम मोहन राय, और जो इसके लिए जो अधिनियम आता है वो आता है रूल 17 सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने खुद को बंगाल का टाइगर, यानी कि बंगाल का टाइगर कौन खुद को कहता था? लॉर्ड वेलिसली था तो बंगाल का टाइगर कहता था। सबसे पहले जो सहायक संधि लेके आया था, ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली को अपनाया। तो सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाले थे हैदराबाद, और सहायक संधि को लाने की वजह से ही इनको बंगाल का टाइगर कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया। तो स्थायी बंदोबस्त लेके आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी जिसमें किसान को मालिक बनाया जाता है। स्थायी बंदोबस्त जिसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स कर दिया जाता है भूमि का, इतना इनको अंग्रेजों को देना है। महलवाड़ी जिसमें पूरा गांव मिलके अंग्रेजों को क्या टैक्स पे करता था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया। यह मूल रूप से कंपनी जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को निश्चित करने के लिए एक समझौता था। इसको थोड़ा सा फैक्ट के साथ देख लेते हैं, कंप्लीट आपका यही रिवीजन हो जाएगा। पेज ऐड कर लेते हैं। पहले आता है जमींदारी, पहले आता है जमींदारी बंदोबस्त, फिर है रैयतवाड़ी, बाद में आता है महलवाड़ी। जमींदारी में क्या होता है, इसको लेके आते हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद इसको रैयतवाड़ी को लेके आते हैं 1820 में थॉमस मुनरो। फिर आता है महलवाड़ी, इसको लेके आते हैं विलियम बेंटिक। अब जमींदारी व्यवस्था में ये कहाँ कहाँ होता है, ये होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और कर्नाटक। ये होता है रैयतवाड़ी ओनली बम्बई और मद्रास में। जो महलवाड़ी होता है ये होता है यूपी, पंजाब और एमपी में। उसके बाद जो जमींदारी है, इसका सिर्फ जा लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अंग्रेजों को 19% टैक्स देते हैं हम लोग, और जो रैयतवाड़ी है उसमें 51% टैक्स देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जमींदारी में जमींदारों को टैक्स देते हैं 19%, फिर जमींदार अंग्रेजों को देते हैं। तो महलवाड़ी में जो समस्त भूमि का होता है वो 30% दिया जाता है। रैयतवाड़ी है जो लेके तो थॉमस मुनरो आए थे, लेकिन इसको इनके साथ कैप्टन रीड भी ऐड थे, तो यानी कि कैप्टन रीड भी थे जो बताते हैं इनके बारे में। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा बॉम्ब क्वेश्चन है आपका। अब जमींदारी व्यवस्था में क्या होता है कि 11 में से 10 पार्ट तो जमींदार को देते हैं, 89% टैक्स कलेक्ट करता है अंग्रेजों को देते हैं, मतलब ये लोग। और रैयतवाड़ी में होता है 33% टैक्स, 33 से 55 के बीच में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो किसान डायरेक्ट अंग्रेजों को देता है। और जो महलवाड़ी होती है उसमें पूरा गांव मिलकर टैक्स देता है ब्रिटिश उनको गवर्नमेंट को, तो ये 60% टैक्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश जो राजस्व व्यवस्था आने के बाद प्रभाव पड़ता है इंडियन पर, वो क्या क्या रहता है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, यानी कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। कृषकों की किसानों की जो स्थिति क्या हो जाती है, दरिद्र, यानी किसान गरीब हो जाते हैं, क्योंकि 11 में से 10 पार्ट तो वो टैक्स ही दे रहे हैं, तो उनके पास बचा क्या, खेती इतनी होती नहीं थी। कृषि में ठहराव, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि नील की खेती स्टार्ट कर देते हैं। नील की खेती करने के बाद ये जो भूमि है वो बंजर होने लगती है। और जो पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदार, मतलब जो पुराने जमींदार हैं वो तो खत्म होते जा रहे थे, नए जमींदार वो पनप रहे थे टैक्स ज्यादा करने की वजह से। और कृषि का वाणिज्यकरण हो रहा था। ये सब थे इनके प्रभाव। अगर स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला राज्य जो 1798 में वेलेस्ली की सहायक प्रणाली के तहत लाया गया, यानी कि सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला था हैदराबाद। 1798 में पहला राज्य जिसे वेलेस्ली के सहायक संधि को तहत लाया, यानी कि हैदराबाद था जिसने सहायक संधि को सबसे पहले अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हत्या की जाने वाला एकमात्र वायसराय था, यानी कि जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1872 में भारत जनगणना को भी लेके आते हैं, और 1881 में रिपन के टाइम पे वो
हर 10 साल में एक बार होने लग जाते हैं। इनकी जो लगातार होने लग जाती है वो होती है 1881 में। सबसे पहले जनगणना का जो कंसेप्ट आता है वो 1872 में लॉर्ड मेयो लेके आता है। लॉर्ड मेयो 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक चौथे वायसराय के रूप में थे। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी द्वारा उनकी हत्या करने वाले पहले और एकमात्र, यानी कि जब पोर्ट ब्लेयर जा रहे होते हैं शिप में बैठ के तो शाहिद अफरीदी या उनकी गर्दन काटकर हत्या कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस जनरल ने के खिलाफ महायोग की अभिक्रिया शुरू की गई थी? तो वो थे वॉरेन हैंगिस्टन। ये भी मैंने बताया था पहले क्वेश्चंस में। 1787 में वॉरेन हैंगिस्टन को उसके प्रशासनिक ज्यादती के लिए महाभियोग लगाए गए। यानी कि वो क्या करते थे कि प्रशासन का जो उनके पास पावर था ना उसकी वजह से वो लोगों पर ज्यादती करते थे। 1795 में चलने वाली लंबी यात्रा के बाद हैंगिस्टन को बुरी तरह बरी कर दिया गया था, मतलब कि केस जो उनके ऊपर हुआ था उनको हटा दिया गया था और उन्होंने कंपनी में पेंशन प्राप्त की। 1818 तक जीवित रहे। उनके ऊपर केस हो जाता है, वो काफी जो पैसा लूटते हैं ब्रिटिश से, इसकी वजह से उनके ऊपर केस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसे वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता लॉर्ड मिंटो 1909 में लेके आते हैं। उनका जो कंसेप्ट होता है फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति कब आती है? लॉर्ड मिंटो लेके आते हैं 1909 में। लॉर्ड मिंटो ने भारत सरकार अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। जो पहले भारतीय जो वायसराय थे वो थे सिराज गोपालाचार्य। पहले वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 में जो वायसराय का पद आता है गवर्नर जनरल को हटाकर 1857 की क्रांति के बाद तो कैनिंग को बनाया जाता है, और जो भारतीय थे वो सिराज गोपालाचार्य थे। 1833 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के दायरे और अधिकारों को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण था। इस प्रावधान में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। यानी कि 1833 में गवर्नर इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में एक्ट लेके आए थे। उसके बाद जो विलियम बेंटिक थे वो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और अंतिम थे कैनिंग। वर्नाकुलर पैक्स एक्ट 1878 को गवर्नर जनरल के तहत निरस्त किया गया। लॉर्ड रिपन को किया गया था वर्नाकुलर पैक्स एक्ट को निरस्त। लॉर्ड रिपन ने बिहार में प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए कई पहल की। उन्होंने कृषि, विद्युत, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन तंत्र, न्यायिक प्रणाली जैसे क्षेत्रों में सुधार किया। तो लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर पैक्स एक्ट को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर, यानी कि बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी के युद्ध के समय 1757 में शामिल थे। क्लाइव मध्य प्रदेश, बिहार में न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में योगदान दिया। उन्होंने कृषि, विद्युत, रेलवे, सिपाही, शिक्षा सेक्टर में कई पहल शुरू की थी। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इस पॉइंट को भी एक पेज ऐड करके मैं आपको यही बता देती हूँ ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध, तो ये प्लासी स्टार्ट होता है 23 जून 1757 को, एंड अंग्रेजों के साइड से तो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और जो भारत की साइड से जो राजा होते हैं वो होते हैं सिराजुद्दौला, जो कि होते हैं बंगाल के नवाब। अब ये प्लासी के युद्ध में ना ट्विस्ट होता है कि ये लोग सिराजुद्दौला इतने जीत रहे होते हैं, बट क्या होता है कि मीर जफर इनके साथ धोखा कर देता है और जाकर कुछ तो इनकी स्ट्रेटेजी रॉबर्ट क्लाइव को बता देता है, और लास्ट में जब जीतने वाले ही होते हैं तो सिराजुद्दौला को बोलता है हम युद्ध जीत चुके हैं। तो सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से निकल जाते हैं और बाद में फिर ये लोग हार जाते हैं मीर जफर की वजह से। इसी की वजह से मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता भी कहा जाता है। और बाद में जब प्लासी का युद्ध खत्म होता है तो मीर जफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं।
कुछ टाइम के लिए बनाते हैं, बट बाद में क्या होता है, ये 1760 से लेकर 65 के बीच में कासिम को बना दिया जाता है। कासिम अच्छा होता है, अच्छे चेंजेस लेके आता है, बट जो अंग्रेज है वो किसी भी नवाब को टिकने नहीं देते अगर वो उनके खिलाफ हो जाए तो। अब बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध में जो लड़ने वाले होते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो मीर कासिम ही होते हैं। तो अंग्रेजों के साइड से तो होते हैं मुनरो, और जो नवाब, एक तो बंगाल सेना के रूप में जो मीर कासिम होते हैं वो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह रहते हैं। सुजाउद्दौला होते हैं जो कि अवध से होते हैं, और एक होते हैं मीर कासिम। तो तीन लोग, तो ये तीन राजा ये होते हैं, और अंग्रेजों की साइड से मुनरो होते हैं। बट बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज ही जीत जाते हैं क्योंकि इनके पास हथियार वगैरह ये ट्रेंड रहते हैं। उसके बाद बक्सर का युद्ध कंप्लीट होता है। फिर होता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, जो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में होती है। इसमें क्या करते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे देते हैं, और अंग्रेज बादशाह को 26 लाख पर ईयर, यानी कि जो उनसे रकम भी लेते हैं, बोलते हैं ना युद्ध में इनका खर्चा हुआ, ये वो नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में, स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहते हैं, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट में बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। यह किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया, यह संकल्प था जिसे 1882 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में वायसराय कौन था जब ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 17 है, सत्यशोधक समाज का शुभारंभ किया? तो वो थे लॉर्ड नॉर्थकुक। 1872 से 76 के बीच में वायसराय लॉर्ड नॉर्थकुक थे। सत्यशोधक समाज को 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया सामाजिक सुधार समाज था। इसने शिक्षा में मिशन को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से महिलाओं, शुद्ध जो यानी कि लोअर कैटेगरी के लोग थे, दलित महाराष्ट्र में केंद्रित सामाजिक अधिकार, राजनीतिक पहुंच बढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जब जमशेद सिंह टाटा ने टिस्को की स्थापना की? टिस्को के टाइम पे लॉर्ड मिंटो थे, और 1909 में बनती है टिस्को। समाचार पत्र एक्ट आता है 1908 में, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आती है 1909 में। मार्ले मिंटो होता है फूट डालो राज करो की नीति, जिसमें मुसलमानों को अलग करने का प्लानिंग हो जाती है, तभी से हिंदू और मुसलमान होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। किस गवर्नर जनरल के शासन में कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कलकत्ता हाईकोर्ट बनता कब है? 1862 में, जिसमें बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना होती है। तो 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के विषय में कहा जाता है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर इसकी रक्षा करेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऑलमोस्ट पार्ट कवर है, जिसमें आपको एनसीईआरटी, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की बुक्स है वहाँ से किए गए थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जिनको ज़रूरत है यह वीडियो उन तक पहुँचे। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिए, जिससे कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। अगर कोई भी आपका पॉइंट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछिए, और कोई आपके आइडियाज़ हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए, जिससे कि इस पर वर्क किया जाए। इसके बाद आपको बिहार बोर्ड की जो बुक्स हैं उनकी थ्योरी पार्ट मिलेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी वहीं मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।